गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। जैसा आपको पता है कि हम जो है मौसमी वो के आपके क्वेश्चन निकाल रहे थे ओबीसी सब्जेक्ट के, और हमने 150 तक क्वेश्चन निकाल लिए थे और आज हम 151 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ए लेबरिंग क्लाइंट इज़ टू हैव प्यूडेंटल ब्लॉक। एक लेबर के दौरान एक पेशेंट है, उसके अंदर हमने प्यूडेंटल ब्लॉक लगाया है। व्हाट शुड ए नर्स टीच द क्लाइंट अबाउट द इफेक्ट ऑफ द प्यूडेंटल ब्लॉक। हमें ये पूछा गया है कि बताओ प्यूडेंटल ब्लॉक जो है उसका क्या इफेक्ट आएगा। ब्लैडर के सेंसेशन जो है मे बी लॉस्ट हो जाएंगे, से विल नॉट फील द एपिजेटोमी होगी, से मे लूज द एबिलिटी टू पुश होगा, कॉन्ट्रैक्शन विल नो लॉन्गर बी फेल्ट। अब आप खुद ही समझ गए होंगे इसमें बढ़िया ऑप्शन। देखो भाई, इसका बढ़िया आंसर क्या हो सकता है बेटा कि प्यूडेंडम जो होती है वो पेरिनियल जो होती है, आपकी पेरिनियम जो होती है उसके अंदर जो पेन होता है उसे क्या कर देती है, उसे डिसेंसिटाइज कर देती है। उसके अंदर जो दर्द होता है पेरिनियम के अंदर, उसे दर्द को महसूस नहीं होने देती है। और इस वजह से हम क्या करते हैं, जब किसी पेशेंट के अंदर एपिजियोटोमी की जाती है, क्योंकि पेरिनियम के अंदर एक ही प्रोसीजर करते हैं हम, एपिजियोटोमी। क्योंकि एपिजियोटोमी जब वो करनी होती है जबकि जो बच्चा है वो वेजाइनल वॉल्व पे आके अच्छे से नहीं निकल पा रहा है, रिजिड पेरिनियम है, हमें लग रहा है कि जो पेरिनियम है वो टीयर कर जाएगी, या फिर हमें वेंट्यूज या फोर्सेप डिलीवरी जब करवानी होती है तो हम क्या करते हैं भाई, ऐसी एपिजियोटोमी जो है एपिजियोटोमी परफॉर्म कर देते हैं ऐसे पेशेंट के अंदर। तो ऐसे पेशेंट के अंदर हमें क्या करना होता है, एपिजियोटोमी करनी होती है। और एपिजियोटोमी पेशेंट के अंदर जो है पेरिनियम के अंदर पेन होगा, और पेरिनियम के पेन को कम रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्यूडेंटल ब्लॉक दे सकते हैं। तो प्यूडेंटल जो ब्लॉक है उसकी वजह से जो एपिजियोटोमी होगी उसका पेन जो है उसे फील नहीं होगा। तो बढ़िया आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है भाई, 151 में, 151 में बढ़िया आंसर हो सकता है आपका 2 नंबर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे आपका जो आएगा वो आएगा आपका 152 कि नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट ड्यूरिंग अर्ली पोस्टमार्टम पीरियड। अर्ली पोस्टमार्टम जो पीरियड है उसके दौरान जो है एक महिला है वो केयर कर रही है, एक नर्स है जो केयर कर रही है एक महिला की। द क्लाइंट अलर्ट द नर्स दैट सी इज हैविंग पेन। जो नर्स है वो एकदम अलर्ट हो जाती है क्योंकि पेशेंट क्या है, उसको पेन हो रखा है। द नर्स इंटरव्यू द क्लाइंट ऑब्टेन हर वाइटल साइन। नर्स पेशेंट का इंटरव्यू करती है, उससे पूछताछ करती है और ऑब्टेन हर वाइटल साइन, उसके वाइटल साइन भी लेती है। एंड परफॉर्म ए फिजिकल असेसमेंट, उसका फिजिकल असेसमेंट लिया। व्हाट डज द असेसमेंट मोस्ट लाइकली इंडिकेट। इसमें से कौन सी कंडीशंस है जो आप आइडेंटिफाई करेंगे। देखें भाई ऑप्शंस देखें, उसका वाइटल साइन जो है 99 आ रहा है। तो भाई ये कॉमन है, जैसे ही डिलीवरी होता है अर्ली पोस्टमार्टम पीरियड होता है, अर्ली पोस्टमार्टम पीरियड के अंदर टेम्परेचर का थोड़ा सा ज़्यादा होना बिल्कुल कॉमन बात है। क्यों कॉमन बात है, क्योंकि फ्लूइड लॉस हो जाता है और डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन होती है। तो यहाँ पर फ्लूइड लॉस की वजह से थोड़ा सा जो अर्ली आपका पोस्टमार्टम होता है वहाँ पर क्या बड़ा होता है, टेम्परेचर बड़ा होता है। इसमें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पल्स रेट भी बड़ी होती है क्योंकि फ्लूइड लॉस हुआ होता है, और फ्लूइड लॉस होने की वजह से यहाँ पर पल्स रेट भी बड़ी होती है। ब्रीथ जो है 20 है, वो तो नॉर्मल ही है। बीपी जो है 105/60 mm ऑफ HG है, जो कि क्या है यहाँ पर लगभग कॉमन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिजिकल असेसमेंट देखें, अगर फिजिकल असेसमेंट की बात करके चलें तो फिजिकल असेसमेंट एपिजियोटोमी सराउंड बाई एडिमा और ये भी होना है। फंडेसिस फेम है, नोलोसिया प्रेजेंट है। अब देखो यूट्राइन इन्फेक्शन, क्या यहाँ यूट्राइन इन्फेक्शन है कि यूट्राइन इन्फेक्शन तो नहीं है। यूरिनरी इन्फेक्शन, वेजाइनल हेमेटोमा और पोस्टमार्टम हेमरेज। तो देखो भाई हेमरेज का कहीं चांस नहीं लग रहा आपको। हेमरेज हुआ है ये कैसे पता लगे हमें कि हेमरेज हुआ है यहाँ पर पेशेंट को, तो हेमरेज का कोई है ये आपका नॉर्मल रेंज है, ये आपका नॉर्मल रेंज है, ये भी आपका नॉर्मल रेंज ही है क्योंकि थोड़ा सा बड़ा रहता है टेम्परेचर। बट आपका जो पल्स है वो पल्स 108 से 1 बीट पर मिनट जो मिल रही हैं, इसका मतलब है थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हुई है। और ब्लीडिंग का आपको कहीं इंडिकेशन नहीं दिया गया है कि यहाँ पर ब्लीडिंग हुई है। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, कोई वेजाइनल हेमेटोमा वगैरह ऐसी कंडीशन डेवलप हुई होगी। देखिए इन्फेक्शन तो हुआ नहीं है, ना तो यूट्राइन हुआ है ना यूरिनरी हुआ है। अच्छा, पोस्टमार्टम हेमरेज का कोई साइन नहीं दिया कि पोस्टमार्टम हेमरेज अगर होता है तो यहाँ पर बीपी वगैरह बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। बीपी वगैरह इतना ज़्यादा रिड्यूस नहीं हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत वेजाइनल हीमेटोमा बना है जिसकी वजह से उसकी पल्स रेट जो है वो बढ़ी हुई है। इससे ये इंडिकेशन आपको मिलता है भाई।
क्लियर है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 153। आफ्टर ए क्लाइंट गिव बर्थ, एक पेशेंट है जो बच्चे को बर्थ देता है, व्हाट फिजियोलॉजिकल अकरेंस इंडिकेट द नर्स दैट प्लेसेंटा इज बिगनिंग टू सेपरेट। हमें कैसे पता लगे कि जो प्लेसेंटा है वो स्टार्ट हो गई है सेपरेट होना फ्रॉम द यूट्रस, इज रेडी टू एक्सपेल्ड। आप इसे निकाल सकते हैं। रिलैक्सेशन ऑफ द यूट्रस, के यूट्रस जो है रिलैक्स हो जाएगा। डिसेंट ऑफ यूट्रस इन द एब्डोमन, कि एब्डोमन में डिसेंट हो जाएगा। अपीयरेंस ऑफ द सडन गस ऑफ द ब्लड, या रिट्रैक्शन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड इनटू द वेजाइना, कि या रिट्रैक्शन हो जाएगा वेजाइना के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड का। अब आप खुद सोचो कि अगर जो है आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड है, आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड अगर सेपरेट हुई है तो आपको क्या देखने को मिलेगा। जब यूट्रस कभी रिलैक्स नहीं होता भाई, प्लेसेंटा जब सेपरेट स्टार्ट होती है तो यूट्रस जो है एकदम कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, तब जाके सेपरेट हो पाती है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ है कि डिसेंट ऑफ यूट्रस, डिसेंट नहीं होता है, जैसे ही आपकी प्लेसेंटा टूटती है एकदम से वो क्या होता है सेपरेट होते हैं, उसका जो है राइज होता है, ठीक है, एकदम से ब्लड आता है, ठीक है। और अगर मैं बात करके चले तो रिट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो रिट्रैक्शन हो जाएगा, रिट्रैक्शन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड इनटू द वेजाइना, ठीक है। तो रिट्रैक्शन ऑफ वेजाइना के अंदर रिट्रैक्शन नहीं होगा, ये तो मतलब क्या होगा, अगर मैं बात करके चलूँ कि वापस से जो है आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह, रिट्रैक्शन का मतलब वापस से खींची जाएगी, अंदर चली जाएगी आपकी जो प्लेसेंटा है। देखो भाई यहाँ पर समझना पड़ेगा आपको, नहीं तो गलती कर बैठोगे। देखो एक्चुअल में क्या होगा, प्लेसेंटा वगैरह बाहर निकली होगी, वेजाइना में आ रखी होगी, प्लेसेंटा आ ही रखी होगी ना पहले से, जब बच्चा बाहर निकल ही गया है तो प्लेसेंटा तो वेजाइना में पहले से ऑलरेडी पड़ी होगी। रिट्रैक्शन का मतलब वापस खींच गई होगी, और डिसेंट का मतलब बाहर आ जाएगी। अब खुद सोचो बेटा, प्लेसेंटा पहले से है तो जैसे ही सेपरेट होगी तो बाहर निकलने की कोशिश करेगी या अंदर जाएगी प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा बाहर निकलेगी नहीं कि अंदर जाएगी। रिट्रैक्शन का मतलब अंदर चली जाएगी, वेजाइना में अंदर नहीं जाएगी भाई, वेजाइना से बाहर आएगी। क्योंकि आप जो गलती करने वाले हैं वो गलती नंबर 4 पे कर सकते हैं आप, इस वाले पे बहुत ज्यादा गलती होने के चांसेस है, और इसको समझ गए तो आप गलती नहीं करेंगे। रिट्रैक्शन का मीनिंग समझे, रिट्रैक्शन के मीनिंग से कि अंदर चलिए, अंदर कैसे जाएगी भाई, पहले ही वो जो है आपकी पेशेंट जो आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड है वो वेजाइना में पड़ी है, वेजाइना के बाहर आ रखी है, क्योंकि आपने बच्चा निकाला था तो उसके साथ में जो अपना अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर तो आई थी, पर अब जैसे प्लेसेंटा टूटेगी तो वो पूरी बाहर निकल के आ जाएगी, अंदर नहीं जाएगी जब प्लेसेंटा टूटेगी। तो बात क्लियर है क्या। तो यहां पर ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ये तो दोनों वैसे भी नहीं होंगे, तो आपका आंसर बच गया क्या, आंसर नंबर 3। मेरी बात क्लियर है क्या। आप कंफ्यूज हो सकते हैं भाई इसमें, पर आपको कंफ्यूज होना नहीं है। अगर आप बढ़िया से समझ चुके हो तो बढ़िया है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कभी भी डाउट रहता है बेटा कोई किसी भी तरह का, तो आप मुझे पूछ सकते हैं दोबारा से, ठीक है। ए मल्टी ग्रेविडा हैज ए स्पॉन्टेनियस वेजाइनल बर्थ, एक मल्टी ग्रेविडा है जिसे स्पॉन्टेनियस वेजाइनल बर्थ हुआ है। स्पॉन्टेनियस वेजाइनल बर्थ का मीन्स है कि किसी भी तरह का उसे ऑक्सीटोसिन वगैरह से हमने स्टार्ट नहीं करवाया था लेबर का, ऐसा नॉर्मली उसके अंदर क्या हो गया है, वेजाइनल बर्थ हो गया है। 5 मिनट्स लेटर द प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड, तो 5 मिनट बाद में जो प्लेसेंटा है वो भी एक्सपेल्ड हो गई है। और हमें पता है, हमने कल ही डिस्कस किया था कि जो प्लेसेंटा है नॉर्मली 15 से 20 मिनट के अंदर डिलीवर्ड हो जाती है। WHO कहता है कि 15 मिनट के अंदर जो है एक्सपेल्ड हो जाती है, बट अगर 30 मिनट तक भी एक्सपेल्ड नहीं होती है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रिटेंड प्लेसेंटा बोलते हैं। तो अब यहां पर हमसे ये पूछा है कि एक मल्टीग्रेविडा है जिसने क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस वेजाइनल बर्थ हुआ है उसके अंदर, और 5 मिनट्स उसके अंदर जो है प्लेसेंटा भी बाहर आ गई है। वेयर डज ए नर्स एक्सपेक्ट टू लोकेट द यूट्राइन फंडस एट दिस टाइम, इस टाइम बताओ ये आपका यूट्राइन फंडस जो होगा, यूट्रस का जो फंडस है वो कहाँ होगा, इन द पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी में आ जाएगा। पेल्विक कैविटी में हमें पता है कि 12 वीक पे होता है, तुरंत थोड़ी आ जाता है, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। जस्ट बिलो जीफाइड प्रोसेस, जीफाइड प्रोसेस पे 36 वीक 38 वीक पे जाता था, यहाँ नहीं होगा। अब एट द अम्बिलिकस एंड इन द राइट क्वाड्रेंट, भाई राइट क्वाड्रेंट लेफ्ट क्वाड्रेंट में नहीं जाता है, क्यों जाएगा, वो तो बीचों बीच रहता है। मेरी बात समझ रहे हो, राइट में जा रहा है लेफ्ट में जा रहा है, इसका मतलब ब्लैडर वगैरह फुल हो सकता है। जब ब्लैडर फुल होता है तभी ही राइट में जो है आपका
यूट्रस जो है राइट साइड में जो है डाइवर्ट हो जाता है, नहीं नॉर्मली नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो अब बचा कौन सा अपने पास में, ले देखिए एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, हाफ वे बिटवीन द सिम्फाइसिस प्यूबिड एंड द अम्बलाइकस। अम्बलाइकस और जो सिम्फाइसिस प्यूबिस होगी, अम्बलाइकस और जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है उन दोनों के बीच में कहीं होगा, उन दोनों के बिटवीन कहीं होगा। ठीक है भैया, तो आंसर आपका क्लियर हो जाता है 154। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 155। अभी भी आपने अगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। ए क्लाइंट इन लेबर बिगिन टू एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्शन 2 से 3 मिनट अपार्ट दैट लास्ट 45 सेकेंड्स। कि भाई कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं लगातार, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं 2 से 3 मिनट के अंतराल में आ रहे हैं, और जब कॉन्ट्रैक्शन आता है तो वो 45 सेकंड तक चलता है। बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन द नर्स आइडेंटिफाई है फीटल हार्ट रेट इज 110 बीट पर मिनट। जो आपकी फीटल हार्ट रेट है वो 110 बीट पर मिनट है। ऑन द इंटरनल फीटल मॉनिटर, आपने इंटरनल फीटल मॉनिटर लगा रखा है, उस पर जो फीटल हार्ट रेट आई। अब बच्चे क्या होते हैं, इनको घबरा जाते हैं, हमें तो कॉन्ट्रैक्शन पता नहीं है सर, हमें कितनी देर चलेगा ये पता नहीं है। तुम्हें कुछ भी पता करने की जरूरत नहीं है, तुम क्वेश्चन को धैर्यपूर्वक पढ़ो और ये रखो कि हाँ हम करने के कगार पे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे तो तुम कर पाओगे। देखो उसने क्या बोला है कि 2 से 3 मिनट के अपार्ट में, मतलब अंतराल में जो है आपका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जब कॉन्ट्रैक्शन आता है तो वो लगातार 45 सेकंड तक चलता है। बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन के बीच बीच में क्या होता है, उसकी बच्चे की जो हार्ट रेट है वो 100 बीट पर मिनट हो जाती है। और ये कैसे हमें पता लगा, इंटरनल फीटल मॉनिटर से पता लगा। व्हाट इज द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन, 100 आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ है, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर या रिज्यूम कंटिन्यूअस फीटल मॉनिटरिंग। क्या नॉर्मल है क्या फीटल हार्ट रेट, तो नॉर्मल तो नहीं है। मेरी बात समझ में आ रहा है, क्या नॉर्मल है क्या, नॉर्मल तो नहीं है। नॉर्मल नहीं है तो क्या नोटिफाई करना चाहिए, बिल्कुल कर सकते हैं। रिज्यूम कंटिन्यूअस फीटल मॉनिटरिंग, अरे रिज्यूम नहीं करना है भाई, यहाँ दिक्कत हो रही है बच्चे को। कंटिन्यू टू मॉनिटर द मैटरनल वाइटल साइन, यहाँ मैटरनल वाइटल साइन में कोई भी दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट द फीटल हार्ट रेट एज ए एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स, ये एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स नहीं है, नॉर्मल नहीं है। 120 से नीचे आना और मोस्टली 110 से नीचे आ जाना, ये तो बिल्कुल ही गड़बड़ है। इसे हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया, फीटल ब्रेडिकार्डिया बोल देंगे। समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि इससे कम नहीं होनी चाहिए, 110 से कम तो नहीं होनी चाहिए, और यहाँ तो 100 आ रही है, ब्रेडिकार्डिया है। 160 से ऊपर जाती है तो उसे हम टैकीकार्डिया बोलते हैं बच्चे के अंदर, फीटस के अंदर। क्या बात क्लियर है क्या? तो यहाँ पर मॉनिटरिंग लगातार करने की जरूरत नहीं है, पहले आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की जरूरत है। मैटरनल वाइटल साइन में कोई दिक्कत ही नहीं दे रखी, बढ़िया। आपके पास में एक ही ऑप्शन बचता है साहब, आंसर नंबर 1, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है साहब 156। ए क्लाइंट इज ब्लीडिंग एक्सेसिवली आफ्टर द बर्थ ऑफ ए नियोनेट। एक बच्चा है, नियोनेट है, और उसकी बर्थ के बाद में जो है जो पेशेंट है उसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर फंडल मसाज, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो ऑर्डर करता है फंडल मसाज को। एंड नर्स प्रिस्क्राइब एन आईवी इन्फ्यूजन कंटेनिंग 10 यूनिट ऑफ ऑक्सीटोसिन एट 100 ml पर आवर। भाई ब्लीडिंग हो रही है और हमने पढ़ा है कि अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है कि बच्चे जो है आधे तो घबरा के यहाँ से निकल जाओ, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे होगा। और मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है भाई, आपने जो पढ़ा हुआ है ना सारी कंडीशंस वही हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। देखो एक क्लाइंट इज ब्लीडिंग एक्सेसिवली, पेशेंट ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बच्चे के जन्म के बाद में हो रही है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर करता है उसे फंडल मसाज एंड प्रिस्क्राइब करता है आईवी इन्फ्यूजन कंटेनिंग 10 यूनिट ऑफ द ऑक्सीटोसिन। अभी यहाँ तक आपने क्या नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी ब्लीडिंग होती है हम फंडल मसाज करते हैं, हम जो है पेशेंट को ऑक्सीटोसिन देते हैं, ये बात तो क्लियर है। फिर आप तुम यूनिट और इनके चक्कर में नहीं पढ़ना है, मैं कह रहा हूँ पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। इन नर्स एवेल्यूशन ऑफ द क्लाइंट्स रेस्पॉन्स टू द दीज इंटरवेंशंस इन इज बीपी 135/90 mmHg बीपी आ रहा है। बॉगी एट 3 सेंटीमीटर अबव द अम्बलाइकस, आपका यूट्रस जो कैसा है, बॉगी है एंड डिस्प्लेस टू राइट, और राइट में डिस्प्लेस हो रखा है। पेरिनियल पैड सैचुरेटेड विथ राइट रेड रोचिया, पेरिनियल पैड लगाओगे तो वो तो ब्लड में सनेंगे ना भाई, क्योंकि ब्लड आ रहा है, सिंपल सी बात है। एक्सेसिवली ब्लीडिंग हो रही है, ये तो बोल ही रहा है खुद। बीपी 135/90 mmHg है, कम तो नहीं है बीपी, ठीक है। अब बीपी में दिक्कत नहीं लग रही है मुझे, दिक्कत कहाँ लग रही है जल्दी समझ गए होंगे, और आप बढ़िया से समझ गए होंगे कि डिस्प्लेस टू राइट को डिस्प्लेस हुआ है। अब इसका मतलब भी तुम समझ चुके हो, बॉगी है, मतलब कि अभी जो है यूट्रस है अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया, बॉगी यूट्रस है, इसे रिजिड हो जाना चाहिए था, एकदम बिल्कुल जो है हार्ड हो जाना चाहिए, हार्ड नहीं हुआ है, बॉगी हुआ है। और दूसरी चीज है डिस्प्लेस्ड हो गया है राइट को,
ये तुम्हें दिक्कत भी समझ में आ रही होगी। ये एक अब नॉर्मल पॉइंट लिखा हुआ है, सारे के सारे नॉर्मल पॉइंट लिखे हुए थे, बस ये अब नॉर्मल लिखा है। ये क्यों होगा भाई, अभी ये समझ ही गए होंगे आप किस वजह से होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें डिस्कस किया था कि वैसे तो मिड में रहता है, अगर राइट में जा रहा है इसका मतलब ब्लैडर फिल है, तो हम क्या करेंगे साहब, ब्लैडर को खाली करेंगे और क्या करेंगे सर। देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन इतना बड़ा दे दिया कि बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं सर। इंक्रीज द इन्फ्यूजन रेट, कि इन्फ्यूजन रेट को बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बीपी तो नॉर्मल 135/90 है, कम तो है नहीं है। असेस फॉर डिस्टेंडेड ब्लैडर, कि डिस्टेंडेड ब्लैडर है उसके लिए हम असेस करेंगे। कंटिन्यू टू परफॉर्म फंडल मसाज, फंडल मसाज कर सकते हैं, पर वो राइट में जो है क्या हो रखा है बेटा, डायल जो है डिस्टेंड हो रखा है, सबसे पहले उसे ट्रीट करेंगे। कंटिन्यू टू असेस द ब्लड प्रेशर, हाँ ये तो कर ही सकते हैं, बट सबसे जो अहम बात है यहाँ पर वो क्या है, असेस द डिस्टेंडेड ब्लैडर। यहाँ पे जो दिक्कत है उस पर्सन को वो क्या है, ब्लैडर डिस्टेंशन की है। ब्लैडर डिस्टेंशन की वजह से वो राइट साइड में जो है डेविएट हो रखा है। तो आपका बढ़िया आंसर जो हो सकता है, आंसर नंबर 2 इज वेरी गुड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 157। देखो क्वेश्चन कितने बड़े बड़े हैं जिससे आप डर ही जाओ, पर डरना नहीं है भाई, इनके साथ में खड़ा रहना है, देखना है। ए नर्स इज इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द फंडल मसाज ऑन पोस्टपार्टम क्लाइंट 3 आवर आफ्टर गिविंग बर्थ। एक नर्स है जो चेक कर रही है इफेक्टिवनेस को, कि कितना इफेक्टिव रहा है आपका फंडल मसाज। एक ऐसा पेशेंट पे देख रही है जिसको अभी बच्चे को जन्म दिए हुए 3 घंटे हो गए, एंड आईवी इन्फ्यूजन उसे 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन चल रहा है, इस रेट से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका ब्लड प्रेशर इतना आ रहा है, यूट्रस अभी भी बॉगी है, तो ये तो दिक्कत है ना, बॉगी हो रखा है, और अबोव द अम्बलाइकस है, अम्बलाइकस से ऊपर और है भाई, एंड डिस्प्लेस टू द राइट, और राइट को डिस्प्लेस हो रखा है। अब फिर दोबारा समझ गए होंगे कि क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। एंड हर पेरिनेयल पैड इज सैचुरेटेड विथ लोजिया रूब्रा होता है, व्हाट शुड द नर्स डू नेक्स्ट, नर्स क्या करेगी नेक्स्ट। अब आप समझ गए हो ना क्या दिक्कत है, वही दिक्कत ऊपर वाले में थी, वही यहां दिक्कत है। डिस्प्लेस हो रखा है राइट को, अम्बलाइकस के ऊपर है और बॉगी है, मतलब अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। देखते हैं साहब क्या है, यही समस्या है बस, और कुछ समस्या नहीं है। देखो, मसाज द फंडल अगेन, नोटिफाई द हेल्थ केयर, असिस्ट द क्लाइंट टू बाथरूम, इंक्रीज द आईवी इन्फ्यूजन। अब अगर तुमने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया है, मैं एक बार और पढ़ के दिखा देता हूं, अगर नहीं आया तो तुम्हारे समझ में। देखो भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन था, तुम डर भी सकते थे, और अब तुम आराम से पढ़ते हो तो बहुत आराम से कर भी सकते थे। कि एक नर्स है जो कि इवेल्युएट कर रही है इफेक्टिवनेस को फंडल मसाज से करके, और पोस्टपार्टम 3 घंटे हो गए उसको जन्म, ऑक्सीटोसिन चल रहा है, ये हमें पता होता है, प्रेशर नॉर्मल है, बिल्कुल सब नॉर्मल चल रहा है यहाँ तक। पर यहाँ जैसे ही देखा तो बॉगी यूट्रस है, ये गड़बड़ है, डिस्प्लेस हो गया राइट साइड को, ये भी गड़बड़ है, मतलब ब्लैडर फिल है। मेरी बात समझ रहे हो भाई, ब्लैडर यहाँ पर फिल के इंडिकेशन हमें दे दिए हैं। तो बढ़िया आंसर क्या होगा यहाँ पर, खुद ही देख लो। अब असिस द क्लाइंट टू बाथरूम, बाथरूम ले जाओ पेशेंट को और उसे क्या करवा दो, ब्लैडर को खाली करवा दो। क्वेश्चन टफ नहीं है, आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर, आपसे चाहता है कि वो आप जानबूझ के गलत करें, इसलिए आपको बड़ा बड़ा लिख के दे रहा है। और आप घबराएं नहीं भाई, बड़े क्वेश्चन को देख के आपको डरना नहीं है, आपको समझने की कोशिश करनी है क्वेश्चंस को। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं, आप बेहतर तरीके से आप उसके साथ में पेशेंस के साथ में अगर क्वेश्चन को डील करते हैं, तो आप बहुत बढ़िया से कर लेंगे क्वेश्चन को, डरना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है क्वेश्चन नंबर 35, तो 158। ए प्रीमिग्रेविडा हु इज एट 35 गेस्टेशन इज डायग्नोस्ड विद हाइड्रोमनास। हाइड्रोमनास का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझे, हाइड्रोमनास का मतलब क्या होता है ये समझना है। और हाइड्रोमनास का मतलब होता है कि फ्लूइड की मात्रा जो है बढ़ी हुई है। फॉर व्हाट शुड द नर्स असेस द न्यू वन, इनमें से क्या कंडीशन है जो नर्स देखेगी। जो बच्चे न्यू हैं उनको पता नहीं होगा, मैंने हाइड्रोमनास पढ़ा दिया है, पॉलीहाइड्रोमनास और ओलिगोहाइड्रोमनास पढ़ा है। पॉलीहाइड्रोमनास कब होगा, जब उस महिला जो बच्चा है वो इम्यूनिटिक फ्लूइड को निगलेगा नहीं, तो हो जाएगा ईसोफेजियल एट्रेसिया, ड्यूडेनल एट्रेसिया, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, ये सारी कंडीशन थी जो हाइड्रोमनास से डील करती थी। याद करो हमने यही पढ़े थे, और आप सीधा सीधा आंसर कर लेंगे भाई, आंसर नंबर 4 पढ़ चुके हैं हम ये क्वेश्चन, अभी भी हमने डिस्कस कर लिया। अगला देखें भाई 159, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दे रखा है। ए क्लाइंट हु जस्ट गेव बर्थ एज 3 यंग चिल्ड्रन एट होम। जो महिला है उसने बच्चे को जन्म दिया और एक साथ 3 बच्चों को जन्म दे दिया है। सी कमेंट टू द नर्सरी नर्स दैट सी मस्ट प्रॉप द बेबी ड्यूरिंग द फीडिंग व्हेन सी रिटर्न होम बिकॉज सी हैज टू मच टू डू एंड एनीवे होल्डिंग बेबीज ड्यूरिंग फीडिंग स्पॉइल देम। कि जैसे ही उसे प्रॉप करना पड़ता है, मस्ट प्रॉप करना चाहिए। सी कमेंट टू द नर्सरी नर्स दैट सी मस्ट प्रॉप द बेबी ड्यूरिंग द फीडिंग, जब फीडिंग करे तो उसे प्रॉप करो,
प्रॉप का मतलब थोड़ा सा उठा के भी रखना है, ठीक है। एंड सी रिटर्न होम बिकॉज सी हैज टू मस्ट टू डू एनी वे होल्डिंग बेबीज ड्यूरिंग फीडिंग स्पॉइल देम। बच्चे को पकड़ना जो है वो उसे स्पॉइल कर देता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? व्हाट इज द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स? जो नर्सरी नर्स है उसको समझा रही है, वो कौन? पेशेंट समझा रहा है कि भैया जो है मुझे हाथ में मत लो बच्चे को, क्योंकि बच्चे को अगर हाथ में लेके जब दूध पिलाओगे या मतलब कुछ भी आप जो बच्चों को दोगे तो बच्चा क्या कर देगा? स्पॉइल कर देगा। इसलिए आप जैसे हम करते हैं ना, आपने देखा होगा जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनके पीछे कुछ सपोर्ट के लिए लगा देते हैं और उसे जो है थोड़ा सा सिटिंग पोजीशन में बिठा के उसे कुछ दे देते हैं। तो ऐसे कर दें भाई, क्योंकि ये बच्चा जो है हमारे कपड़े खराब कर देगा, इसलिए तो भाई ऐसा नहीं करना है, बच्चे को पकड़ के ही रखना है, ठीक है ना। ऐसे थोड़ी है कि बच्चे को प्रॉप अप में नहीं रखना होता है, बच्चे को होल्ड करना होता है। जितना ज़्यादा होल्ड करोगे बेटर रहेगा। तो यू सीम कंसर्न अबाउट टाइम, कि आपको कुछ कंसर्न है, यू सीम लग रहा है लेट्स टॉक अबाउट इट, कि आपको बात करनी चाहिए। जब लेट्स टॉक अबाउट इट आता है ना तो समझ लो कि मतलब एक्सप्लोर कर रहा है, और जब भी कोई चीज़ एक्सप्लोर की जाती है तो हम आंसर लगभग वही होता है। अगला जो है दैट्स अप टू यू सिंस यू हैव टू डू वॉट वर्क फॉर यू, होल्डिंग द बेबी व्हेन फीडिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट के लिए जो है होल्डिंग इज नेसेसरी है। हाँ ये ठीक है, बट अब यहाँ दिक्कत होगी, उसको कोई और क्वेश्चन है उसके माइंड में, तो सबसे पहले उस माइंड में क्वेश्चन जो है उसे निकालना है, और फिर उसके बाद में हमको क्या करना है, जो चीज़ें हैं करनी है। ऐसा नहीं है कि फीडिंग के दौरान ही उसे होल्ड करना है, बाकी टाइम पे भी होल्ड करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, इसलिए ये थर्ड वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। लेट्स टॉक दिया है, आपको एक्सप्लोर कर रहा है बातों को, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बढ़िया आंसर यहाँ पर जो होगा भाई, आंसर नंबर फर्स्ट इज अ बेटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साहब 160, आज का लास्ट क्वेश्चन आ जाता है। ए प्रीमी पैरा हैज जस्ट गिवन बर्थ। एक प्रीमी पैरा है, पहली बार बच्चे को जन्म दिया है, और 37 वीक गेस्टेशन पर उसने बच्चे को जन्म दिया है। व्हाट शुड द नर्स डू टू हेल्प प्रमोट द अटैचमेंट प्रोसेस बिटवीन द मदर एंड न्यूबॉर्न, कि बच्चा और माँ के बीच में जो है अटैचमेंट बढ़िया से बढ़े, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? टीच हाउ टू ब्रेस्ट फीड द बेबी। ब्रेस्ट फीड कराने से तो ये होगा कि आप बच्चे को कैसे जो है बढ़िया से ब्रेस्ट फीड कराओगे, ये वाली बात जो है आप मिलेगी। हालांकि जो है थोड़ा बहुत जो है ब्रेस्ट फीडिंग करने से जो है अटैचमेंट बढ़ता है। इनक्रीज कंटिन्यूस रूमिंग इन, कि लगातार जो है एक ही रूम के अंदर माँ और बच्चे को रखना चाहिए। असाइन वन नर्स टू केयर फॉर द बोथ ऑफ देम, कि दोनों को केयर करने के लिए एक ही नर्स होनी चाहिए। अलाउ एक्स्ट्रा विजिटिंग प्रिविलेज इन द नर्सरी। तो भाई आपको खुद ही लग गया होगा इसका आंसर क्या होगा। रूमिंग के अंदर, एक ही रूम के अंदर रखना है दोनों को, जिससे उनके अंदर बॉन्डिंग बढ़िया से बने, ठीक है। तो ये बढ़िया आंसर हो सकता है। तो आज की क्लास आपको समझ आई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर फिर भी किसी भी तरह का कोई बेटा डाउट रहता है, आप कमेंट बॉक्स में जाके आपका क्वेश्चन लिख सकते हैं, या हमें डायरेक्टली आप व्हाट्सअप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका नंबर है 9779686999, ठीक है। इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा न्यू बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, 27 दिसंबर से आपका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच बेटा आज की क्लास के लिए।